एजुकेशन जोन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अर्थमेटिक और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो बीएसएफ और सीआईएसएफ एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका एक सीरीज लेकर आया हूं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये खास करके बीएसएफ और सीआईएसएफ का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो का जो एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन को मैं पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ बताऊँगा जो पूरा ही मॉडर्न सिलेबस पर आधारित है। इस एग्ज़ाम के मॉडर्न सिलेबस पे आधारित है और पूरा ही न्यू पैटर्न पे ये डिज़ाइन किया गया है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बराबर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं इस एग्ज़ाम में, बीएसएफ और सीआईएसएफ दोनों एग्ज़ामों में। तो आइए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। एक स्लाइड में 2 क्वेश्चन को मैं लिया हूँ ताकि आपको मतलब ज़्यादा स्लाइड पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो पहला क्वेश्चन आप पर देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे है पहला क्वेश्चन। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है, खास बात है कि जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया हूँ। ठीक है, जो हिंदी में पढ़ते हैं हिंदी में पढ़िए, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो इंग्लिश में पढ़िए। मैं हिंदी में बताऊँगा क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी मीडियम के ही हैं। 18 रुपये प्रति किलो और 24 रुपये प्रति किलो के 2 किस्मों का एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिसकी कीमत 20 रुपये प्रति किलो है। तो आपको जो है ये मिश्रण का सवाल है, ठीक है, मिक्सचर जिसको बोलते हैं, मिक्सचर का सवाल है। तो इसमें सबसे अच्छा ट्रिक इसमें क्या है, देखिए, किलो को किलो के साथ और जो मेन बनता है उसको अलग और जो क्वांटिटी है उसको अलग अनुपात लिखते हैं। देखिए 18 रुपये प्रति किलो और 24 रुपये किलो है। तो यहाँ देखिए किलो को किलो के साथ 18 रुपया हो गया और ये हो गया 24 रुपया किलो। और 2 किस्मों का एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में मिलना चाहता है जिसकी कीमत 20 रुपये प्रति किलो। और मिश्रण का जो है कितना हो रहा है, 20 रुपये प्रति किलो। तो ये मिश्रण का 20 रुपये प्रति किलो हो गया। तो अभी जो है उसका जो है क्वांटिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 24 में से 20 गया तो ये हो जाता है 4, ये मिश्रण का ट्रिक है। और फिर 20 में से 18 गया तो 2, तो 4 और 2 है, क्वांटिटी हो जाएगा 4 और 2। तो इसका क्वांटिटी का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:2। अब 4:2 को आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, मतलब 2:1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2:1 इसका आंसर। अब बोलिएगा सर ये आप कैसे बनाए, ये मिक्सचर का ट्रिक है, ठीक है। किलो को किलो के साथ अब बीच में जो है लिखते हैं कंबाइंड वालों को, अब बाद में इसमें पहले दाहिने से घटाते हैं, दाहिने वाले में से इसमें से घटा के यहाँ पे लिख देते हैं और फिर यहाँ से यहाँ पे घटाते हैं। पहले इधर से कार्रवाई करते हैं फिर इधर से कार्रवाई करते हैं, ठीक है, घटाने का, और इससे घटा के यहाँ पे लिख देते हैं। ये मेनली उसका मात्रा आ जाता है और मात्रा को आप अनुपात कर लीजिए, तो अनुपात होगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि यदि इसके प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है। मतलब आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा यदि उसके प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है। देखिए आयत जो होता है, मान लीजिए ये आयत है, आयत के एक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि की जाती है। मैं यहाँ पे देखिए एक वर्ग भी जो है एक आयत होता है। तो मैं मान लेता हूँ आयत का भुजा जो है, मान लेता हूँ वो जो आयत है जिसमें वृद्धि की जाती है वो एक वर्ग है। तो मान लेता हूँ वर्ग की उसकी एक भुजा जो है 100 होगा, 100 सेंटीमीटर होगा। तो 20% 100 सेंटीमीटर होगा। तो इसका अगर आयत को मैं वर्ग मान लेता हूँ तो इसका भुजा, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा 100 मतलब 10,000 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है, पहले वाला एरिया हो जाएगा। अब 20% वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा कितना, 120 और गुने 120, मतलब सब में जो है भुजा में 20-20 ये कर रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू आप कर दीजिए, बार है 144 होता है, 144 और 2 जीरो बैठा दीजिए। अभी देखिए ये वृद्धि, ये है वृद्धि वाला, ये है पहले वाला। तो इसमें से इसमें घटा दीजिए, कितना वृद्धि हो गया, मतलब 4400 वृद्धि हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है, 4400। तो वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा, वृद्धि और वृद्धि गुने 100 अब बट्टे पुराना जो है क्षेत्रफल है वो हो जाएगा। पुराना क्षेत्रफल 4 जीरो यहाँ पे आप बैठा दीजिए। तो ये दो कट गया, ये दो कट गया, मतलब 44% इसका आंसर आ गया।
तो उम्मीद करता हूँ कि पूरे समझे होंगे। 44% इसका आंसर होगा। आप बोलिए कि सर इसको आप भाई वर्ग क्यों माने, आयत को वर्ग क्यों मान लिए। आपको पता होगा कि हर एक वर्ग जो होता है, हर एक स्क्वायर जो होता है, एक स्टैंडर्ड आयत होता है, ठीक है। तो गणित में हर एक चीज़ मानने से ही उसका आंसर मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं मान के बनाया। आप चाहे तो दूसरा भी ले सकते हैं उसमें, लेकिन जो है कैलकुलेशन काफ़ी रफ एंड टफ होगा, डेसिमल में आएगा, लेकिन आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा है। इसके दीवारों और तल को 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर करने में लागत क्या आएगा, ठीक है। तो इसका लागत देखिए, आपको पता होना चाहिए। एक टैंक है, टैंक क्या होता है, घनाभ के आकार का होता है, क्यूबॉइड होता है, ठीक है, घनाभ के आकार का होता है। तो मान लीजिए ये टैंक है, ये घनाभ के आकार का टैंक है। तो टैंक में जो है करा इसके दीवारों, मतलब ये साइड है, ये साइड, ये साइड, ये साइड, और ये फ्रंट वाला साइड है, ये साइड, इसके दीवारों को चारों तरफ जो दीवार है इसका जो है प्लास्टर होना है इसमें, ठीक है। तो इसका हम क्षेत्रफल क्या निकालते हैं। तो टैंक के घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है इसका और करा इसके दीवार और तल, इसका तल जो है ये इसका भी मतलब प्लास्टर होना है, तल और दीवार का। तो पहले घनाभ के 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2, घनाभ के 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2h इंटू L प्लस बी। घनाभ का 4 दीवारी क्षेत्रफल हो गया। अब पूरा क्षेत्रफल हम पहले निकाल लेते हैं, प्लस 4 दीवारी का हो गया, और कह रहा है कि नीचे वाला जो फर्श है उसका भी क्षेत्रफल, उसका भी प्लास्टर किया जाना था। नीचे वाला फर्श क्या होगा, एक नीचे वाला फर्श ये जो आप देख रहे हैं ये एक प्रकार का आयत होगा। और आयत का आप यहाँ पे देख रहे हैं समचतुर्भुज, मतलब चतुर्भुज टाइप का लग रहा है, लेकिन नहीं, एक आयत होगा। जब आप इसको 3D में ले जाएंगे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई, आयत का जो है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई और गुने चौड़ाई। तो आप यहाँ पे हो जाएगा इंटू लंबाई गुने चौड़ाई। तो इतना पूरा ये हो गया पूरा क्षेत्रफल। ये पूरा क्षेत्रफल को हम प्लास्टर करना है। तो आप यहाँ पे मान बैठा दिए, पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा 2 हो गया। एच का मान कितना पे देखिए, एच का मान गहरा जो है वो हाइट है, जो गहराई होती है वो हाइट में माना जाता है। तो 6 मीटर गहरा है, 2 गुने 6 इंटू एल कितना है, लंबाई है 25 प्लस अब चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 12 मीटर है, 12 और फिर प्लस लंबाई है 25। ये थोड़ा लिखने में ये गड़बड़ हो जा रहा है, 25 और गुने हो जाएगा 12। अब इसको आप पूरा हल कर दीजिए। इसको हल करने के बाद इसका जो आपको आंसर आ जाएगा 744 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका, 744 स्क्वायर मीटर, 744 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। अभी ये पूरा क्षेत्रफल हो गया 744 स्क्वायर मीटर, और बोल रहा है इसको 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा आता है। तो हमको रुपया में निकालना है, तो इसको क्षेत्रफल को 75 पैसे से गुना कर देंगे। तो पैसा को हम रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे। आप इसको हल कीजिएगा, हल करने के बाद आंसर आ जाएगा 558 रुपया, ठीक है, 558 रुपया आ जाएगा। RS 558 रुपया। ऑप्शन नंबर ये डी सही होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा ये समझ में आया होगा। अगर समझने में कोई परेशानी होगी तो आप बता सकते हैं। एक बार और रिपीट करता हूँ, जो बोल रहा है इनके दीवारों का जो दीवार और तल का जो है इसका प्लास्टर करना है। तो दीवार आप देख रहे हैं इसका 4 दीवारी होगा, चारों ओर दीवार होगा घनाभ का। ऊपर वाला दीवार नहीं होता, छत होता है, आपको पता होना चाहिए। नीचे वाला तल है, तो तल का भी है। 4 दीवारी क्षेत्रफल होता है 2h इंटू एल प्लस बी, प्लस नीचे वाला हो जाएगा, नीचे वाला एक आयत है एल प्लस बी, एल इंटू बी हो जाएगा। ये टोटल क्षेत्रफल का मान निकालिए, उसको 75 पैसे से गुना कर दीजिए, 558 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था पूरा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक समूह में 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। जब शिक्षक की उम्र को इसमें शामिल किया जाता है तो औसत एक से बढ़ जाता है। देखिए 36 छात्रों को औसत, आपको पता होना चाहिए कि औसत बराबर क्या होता है, औसत एवरेज, सॉरी इसको मान लेते हैं, एवरेज बराबर होता है जितना भी नंबर है टोटल छात्रों का योग
मतलब टोटल छात्रों के उम्र का जो है योग हो जाएगा। सम ऑफ टोटल स्टूडेंट और बटे हो जाएगा उसकी संख्या हो जाएगा, उसकी नंबर ऑफ मतलब नंबर मान लीजिए उसकी संख्या हो जाएगा। तो एवरेज, वो एवरेज दिया हुआ है, टोटल कितना है वो टोटल ऊपर हो जाएगा, नीचे संख्या हो जाएगा तो एवरेज निकल जाएगा। तो एवरेज दिया हुआ है, एवरेज बोल रहा है कितना है 36 छात्रों को औसत आयु 14 वर्ष है, एवरेज है 14 इजकल टू कितना हो जाएगा एस टोटल स्टूडेंट की मतलब टोटल स्टूडेंटों का योग उम्रों का योगफल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एस टी ए बट्टे एन कितना है, एन हो गया 36 छात्र, 36 हो गया छात्र। एक मिनट इसको मिटा देता हूँ। तो मोटा मोटी आप यहाँ पे ये लिख लीजिए, तो टोटल हो जाएगा टोटल छात्रों के उम्रों का योगफल, छात्र के स्टूडेंट के उम्र का योगफल कितना हो जाएगा 36 और गुने 14। समझ गए होंगे, क्योंकि आप देखिए छात्रों की उम्रों का योगफल, छात्रों के उम्रों का योगफल बराबर हो जाएगा 36 गुने 14। ये कैसे हुआ तो आपको पता होगा, औसत बराबर होता है टोटल छात्रों को, टोटल जो है उम्र है उसका टोटल और बट्टे उसकी संख्या होता है, इसलिए उसको मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया। अभी देखिए जो है जब शिक्षक की उम्र को इसमें शामिल किया जाता है तो औसत एक बढ़ जाता है, तब शिक्षक की अब हो गया टोटल कितना हो गया, जब 15 हो जाता है तो ये हो गया एस 36 छात्र का है, 36 छात्रों का औसत आयु का हो गया ये। अब एक हो गया 37, अब एस 37 बराबर कितना हो जाएगा, एस 37 बराबर हो जाएगा टोटल आदमियों की संख्या हो गया 37 एक बढ़ता है तो 14 1 15, टोटल एवरेज कितना बढ़ता है यहाँ पे देखिए एक ही बढ़ता है। ठीक है, अभी इसका अगर आप मान निकालते हैं तो 36 मल्टीप्लाई 14 करते हैं तो ये हो जाता है आपको 504 और ये आपको ये आप गुना कीजिएगा तो इसका हो जाएगा 555। अभी देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ देखिए ये तो छात्रों का योग इसमें है, ये टोटल छात्र का है, इसमें जो टीचर है उसका भी जो जुड़ा हुआ है, छात्र और टीचर दोनों का। तो छात्र में से ये इसमें टीचर वालों में से घटा देंगे तो टीचर का योग फल आ जाएगा, क्योंकि इसमें से टोटल छात्रों का इसमें दिया हुआ है, इसमें टोटल छात्र प्लस टीचर है, तो इसका हो गया 555 में से 504 घटा देंगे तो हो जाएगा टीचर के आयु का योग, मीन्स इसका घटाएंगे तो आपको 51 वर्ष आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नाविक धारा के खिलाफ 20 मिनट में कितना चलता है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और 18 मिनट में वापस आ सकता है, तो धारा ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें करा एक नाविक जो है धारा के खिलाफ 20 मीटर जाता, 20 मिनट में 3 किलोमीटर, दूरी कितना है डी बराबर जो है डी बराबर है 3 किलोमीटर। ठीक है, और 20 मिनट में धारा के खिलाफ तय करता है, 20 मिनट में कितना धारा के क्या करता है खिलाफ तय करता है। तो देखिए धारा के दिशा में धारा के जो है ये हो जाएगा धारा के अगेंस्ट चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी है 3 और समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 20 मिनट है, तो 20 को जो है हम 20 मिनट हो गए दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, तो मिनट को हम सके के घंटा में बनाएंगे, 60 से भागा देंगे 60 ऊपर चला जाएगा, 20 तिया ये हो जाएगा 3 इक्वल टू हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 किलोमीटर पर घंटा, 9 किलोमीटर पर घंटा। ये हो जाएगा 20 मिनट में धारा के खिलाफ हो गया, अगेंस्ट, धारा के अगेंस्ट हो गया, और धारा की दिशा में हो जाएगा, ये चाल हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में स्पीड हो जाएगा, 18 मिनट में वापस आता है तो हो जाएगा 3/18 और इसमें हो जाएगा 60 से आप गुना कर दीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटा। अभी देखिए धारा के विपरीत और धारा की दिशा में चाल हमें ज्ञात हो गया, तो धारा की चाल क्या हो जाएगा, धारा की चाल हो जाएगा विपरीत धारा की दिशा, धारा की दिशा वाला ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें धारा की चाल भी है और नाव की चाल भी है, और जो विपरीत में जा रहा है ऑटोमेटिक वो कम होगा, तो इसलिए वो धारा की चाल हो जाएगा धारा की दिशा में से धारा के विपरीत में से घटा दीजिए और बट्टा 2 कर दीजिए, मतलब 10 और -9 और बट्टे 2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2
किलोमीटर पर आवर हो जाएगा धारा की चाल। अब बोलिएगा ये सर कैसे होगा, घटाएंगे हम क्यों? अरे नहीं घटाइएगा तो आप मान लीजिए भाई, अगर नाव की चाल और धारा की चाल एक्स एक्स मान लीजिए नाव की चाल एक्स है और धारा की चाल जो है, मान लीजिए नाव की चाल यहाँ पे एक्स है और धारा की चाल कितना है, वाई है, तो एक्स प्लस वाई एक बार हो जाएगा 9 किलोमीटर, जो एक्स प्लस धारा की दिशा में हो जाएगा 10 किलोमीटर, एक हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 9 किलोमीटर। समीकरण को हल कर दीजिए और उतना आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नेक्स्ट है, व्हिच 2 मंथ्स इन ए ईयर हैव द सेम कैलेंडर। एक वर्ष में किन 2 महीनों में से एक ही कैलेंडर होता है? एक वर्ष में एक ऐसा महीना आता है, 2 ऐसा महीना जिसका कैलेंडर सेम होता है, मतलब जो जनवरी का कैलेंडर होगा वो फरवरी का भी कैलेंडर आता है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम्पल होता है। तो ये कब होता है? जब 2 महीना जो है, इसमें जो इसका मुख्य फंडा क्या है, इसका मुख्य फंडा है अगर जो है 2 महीनों के बीच का गैपिंग पीरियड जो है 7 से भाग हो जाता है। मान लीजिए हमको यहाँ पे बोल रहा है जनवरी से लेकर हमको निकालना है कि जनवरी और जो है अप्रैल का कैलेंडर सेम है क्या, तो सेम निकालने के लिए जनवरी से लेके अप्रैल से पहले तक का मंथ का जो दिन है उसको कैलकुलेट करेंगे, योग करेंगे, योग करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद अगर वो डिवाइड हो जाता है तब तो जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर सेम होगा। अगर डिवाइड करने के बाद योग से डिवाइड नहीं होता है तो जनवरी और अप्रैल कैलेंडर सेम नहीं होगा। जैसे इस प्रकार देखिए, आपको बताता हूँ, अक्टूबर और दिसंबर है ना यहाँ पे, तो यहाँ अक्टूबर और दिसंबर में आप अक्टूबर के बाद हो गया नवंबर दिसंबर, तो दिसंबर का महीना अक्टूबर के महीना के बराबर मतलब कैलेंडर है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको अक्टूबर और नवंबर के मंथ का योगफल निकालना पड़ेगा। मतलब अक्टूबर में कितना दिन हो गया, अक्टूबर में 31 दिन हो गया और नवंबर में कितना दिन, 30 दिन। इसका योगफल, इसका योग कितना होता है 61, और इसका योगफल 61 में 7 से भाग दीजिए। 61 में 7 से भाग दीजिएगा तो पूरे डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब अक्टूबर और दिसंबर का कैलेंडर सेम नहीं होगा। सेम उसी प्रकार अप्रैल से नवंबर तक आप चेक कीजिए, सॉरी नवंबर से पहले तक का चेक कीजिए। और जून से अक्टूबर तक बोल रहा है तो जून से अक्टूबर से पहले क्या होता है, सितंबर तक का चेक कीजिए। 7 से भाग देके जून से लेकर सितंबर तक का अगर भाग लग जाएगा तब वो जो है दोनों का कैलेंडर सेम होगा। लेकिन यहाँ अप्रैल और जुलाई का अगर चेक कीजिएगा तो इसमें भाग लग जाएगा, ठीक है, नहीं प्रमाण है तब देख लीजिए। अप्रैल में हो जाएगा 30, मई में कितना होता है, मई में 31 और जून में 30। हमको जुलाई का तो बताए, जुलाई का तो कैलेंडर ही निकालना है, तो यहाँ हो गया 91। 91 में आप 7 से भाग दीजिए। 91 में अगर 7 से भाग देते हैं तो हो जाता है 13, मतलब पूरा भाग लग गया। इसका मतलब अप्रैल और जुलाई कैलेंडर सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 3 पंप दिन में 8 घंटे काम करते हैं, एक टैंक को 2 दिन में खाली कर सकते हैं। एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए 4 पंपों को दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए? देखिए इसका ट्रिक भी है और लेकिन मैं आपको जनरल और साधारण नियम से भी इसको मैं बताऊंगा। देखिए सबसे पहले ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कितना घंटे काम कर जाए, घंटा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए 3 पंप 2 दिन में खाली करता है, कितना घंटे काम करके, 8 घंटे काम करके। देखिए 3 पंप, यहाँ हम लिखते हैं 3 पंप 2 दिन में खाली करता है 8 घंटे काम करके, ठीक है, 8 घंटे काम करके। तो अभी जो है 3 पंप ही जो है, 3 पंप एक दिन में कितना खाली करेगा, कितना घंटे काम करके, 16 दिन काम करके, 8 दूना 16 दिन काम करके, क्योंकि 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सेम उसी प्रकार एक पंप एक दिन में कितना खाली, एक दिन में खाली करेगा कितना घंटे काम करके, 16 गुने 3 पूरा गुना करना पड़ेगा, मतलब 48 घंटे इसको काम करना पड़ेगा। मतलब भाई 24 घंटे का दिन होता है लेकिन इसको 48 घंटे चलना पड़ेगा तब ये खाली कर पाएगा एक दिन में। एक दिन में 48 घंटे होता नहीं है, लेकिन मैथ में सब कुछ पॉसिबल हो अगर मान लेते हैं तो। लेकिन अब वही पर हम निकालिए। देखिए अब हमको बोल रहा है एक दिन में टंकी को खाली करने के लिए 4 पंप कितने दिन में। अब देखिए 4 पंप जो है एक दिन में खाली करेगा कितना, 16 गुने 3 और बट्टे 4 कीजिएगा तो 4 चौक ये हो जाएगा 16, मतलब 4 तिया 12, मतलब 12 घंटे काम करना पड़ेगा। 12 घंटे काम करना पड़ेगा 4 पंप को, तब वो एक दिन में खाली कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है
सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या है यदि घड़ी में रात 9:15 हुआ है। भाई ये घड़ी है, पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ, और ये घड़ी में आप जानते हैं ये हो गया, ये होता है 12, ये होता है 3, ये होता है 6 और ये होता है 9। तो 9:15 हुआ है, मीन्स घड़ी का सुई जो है यहाँ 9, 12 और 9 के बीच में है, और मिनट की सुई जो है यहाँ 3 पे है। ठीक है, तो बोल रहा है 9:15 हुआ है, दोनों के बीच का हमको एंगल निकालना है। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, एंगल सबसे शॉर्टेस्ट होगा, जो मान लीजिए इधर वाला एंगल हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे कम होगा। इधर वाला निकालेंगे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो है ये जो है 9 के बाद होगा, इसका जो मिनट का सुई होगा 9 पे एग्जैक्ट नहीं होगा, नोट से बाद में होगा, 12 की तरफ होगा। ठीक है, तो हमको लेकिन देखिए हम निकाल पाएंगे, दोनों निकालेंगे। पहले आप देख लीजिए 15 मिनट में कितना, 15 मिनट में ये 15 बजा है, 9:15 बजे हैं, 9:15 हुआ है, तो 15 मिनट में जो है कितना एंगल बनाएगा ये। देखिए मिनट की सुई 60 मिनट में जो है 360 डिग्री कोण बनाता है, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है ये। तो 1 मिनट में बनाता है कितना, 6 डिग्री का कोण, तो 15 मिनट में बनाएगा ये 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अभी 9:15 मीन्स 9 घंटा 15 मिनट हुआ है, मतलब 9 और 15 मतलब 9 घंटा 15 मिनट का हमको निकालना पड़ेगा। 9 + 15/60 ये टोटल घंटा हुआ, 15 चौक 60 मतलब टोटल घंटा हो गया 9 चौक 36 1 37, 37/4 घंटा, ये हो गया घंटा। अब देखिए घंटा की सुई जो है 12 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाता है, तो 12 घंटे में ये कितना बनाता है 360 डिग्री का, तो 1 घंटा में कितना बनाएगा 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो भाई 37/4 घंटा में कितना डिग्री कोण बनाएगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा ये आप देख सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार मल्टीप्लाई करके ही आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो 37 को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, काट दीजिए, काट के देख लीजिए, 2 हो गया, ये हो गया 15, और अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 5 5/2। ठीक है, 5/2 हो जाएगा। अभी जो है दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, अभी जो माइनस करेंगे ये एंगल निकलेगा, ये वाला एंगल निकलेगा। तो इसमें से 90 डिग्री अगर माइनस आप करते हैं तो हो जाएगा आपको दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 187.5 हो जाएगा। लेकिन हमें 180 डिग्री से कम निकालना है। ठीक है, तो हमें 360 में से 187.5 घटा देंगे, तो 360 में से 187.5 घटाएंगे तो 172.5 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट एंगल निकालना है। शॉर्टेस्ट एंगल ये होगा, ठीक है, इधर वाला होगा, तो ये वाला निकाल के 172.5 डिग्री हो जाएगा। अब नमा देखिए 25% और 25% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, इसका इक्वल निकालिए। 25% और 25% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अभी आपको ये कमेंट बॉक्स में आप जो है हमको निकाल के बताइएगा कि 9th का आंसर